नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस के एनसीईआरटी फैक्ट पर आधारित टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी लोगों की भारी डिमांड के कारण संपूर्ण एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जहां से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को एक वीडियो में खत्म किया गया है। यह वीडियो एक महामैराथन वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो बरुढ़ा अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित है। वैदिक देवता वरुण की स्तुति में यह लिखा गया है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में जहां पर सम नौ बरुढ़ा लिखा रहता है, जिसका अर्थ होता है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण जो होता है ये महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित एक वैदिक देवता की स्तुति में लिखा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था और यहाँ से पूछे भी जाएंगे योद्धा समुद्रगुप्त से, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था, जिनके शरीर पर अनेक प्रकार से हथियारों से लगे घाव के कारण से जो अत्यंत सुंदर दिखता है वह कौन सा सम्राट है। उस सम्राट का नाम क्या है? समुद्रगुप्त है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेज कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां उसमें आकर के मिलने वाली नदियां होती हैं, जैसे यमुना, घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियां सोन नदी गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर गंगा की बात कही गई है। गंगा यानी कि भारत की सबसे विशालतम नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। अंग्रेजी में इसे गैंजेज भी कहते हैं, जो कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8849, कहीं कहीं पर आपको 8848 मीटर भी अन्य पुस्तकों में देखने को मिलेगा, परंतु न्यू एनसीईआरटी में आपको 8849 मीटर यहाँ पर दिया गया है। इसके अनेक नाम हैं। किसके अनेक नाम हैं? माउंट एवरेस्ट के अनेक नाम होते हैं। जैसे तिब्बत में इसे लोग क्या कहते हैं? तिब्बत में लोग इसे कहते हैं चोमो लुगमा, तिब्बत के लोग कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन यानी कि तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है के अनुयायी पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जा सकती है। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया? माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, उसकी ऊंचाई आपको 8849 मीटर भी बताया। तिब्बत में इसे लोग चोमो लुंगमा कहते हैं, ठीक है, और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपके ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। बुद्ध, भूटान, महावीर बिहार में है ना, ये आपकी यहाँ पर आकृतियां दिखाई गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान रखें। ध्यान रखें ही से क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जामिनर पूछ लेता है। ऐसा मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से पूछे गए हैं परीक्षा में। जुआन जैंग, पूर्व में इसे वैन स्यांग उच्चारित किया जाता था। 7वीं शताब्दी में ये चीन से भारत की यात्रा इसने की थी। इन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया। 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए
वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया था जो अपने साथ ले गया था। आगे आने वाली शताब्दियों में अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया था। तो एक चीनी यात्री था हुएन सांग, जिसको जुआन जेंग भी बोलते हैं। ये किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री था जिसने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया था। आगे यहाँ पर बताया गया है सरस्वती नदी के बारे में, जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। ऐसा ग्रंथों में मिलता है, सूख भी चुकी है और विलुप्त भी हो चुकी है सरस्वती नदी वर्तमान में। और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे पाकिस्तान में हाकरा इसको बोलते हैं सरस्वती नदी को, है ना। भारत में इसे घग्गर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब बरसात यानी कि एक मौसमी नदी रह गई है मात्र सरस्वती नदी, जब वर्षा होती है तभी ये बहती हुई दिखाई पड़ती है, उसके बाद बिल्कुल विलुप्त हो जाती है सरस्वती नदी। सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसमें 21 सोल्व पेपर दिए गए हैं वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक के। यह बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली बुक है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक की खासियत है कि इसमें सभी वर्षों के पेपर आपके शामिल किए गए हैं। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर शामिल किया गया है, सामाजिक अध्ययन को भी शामिल किया गया है और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की। यहाँ पर आपका बिंदु जो दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। इतना बड़ा है ग्रीनलैंड द्वीप। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। 1981 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिक में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिक एक ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। कैसी है? ठंडी और कठोर है। इसलिए यहाँ पर अधिकांश देशों के क्या पाए जाते हैं? रिसर्च सेंटर। 1983 में भारत ने अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए। वैज्ञानिक के लिए रहने के लिए बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है। यहाँ पर मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है, परंतु पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है, डाकघर का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। ये कथन किसका है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन यहाँ पर दिया गया है। आगे इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इस चित्र को ध्यानपूर्वक आप लोग देखो और इस चित्र में क्या चीज दर्शाने की बात कही गई है आपके एनसीईआरटी पुस्तक में, है ना। ये चित्र किस चीज को यहाँ पर इंगित करता है? उड़ता हुआ यहाँ पर बाज है ना। रथ भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना किस आकृति को यहाँ पर दर्शाया गया होगा। सभी लोग इसको जानते ही होंगे, है ना। एक बार और आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर बात करता हूँ शासन की। शासन के 3 चरण बताए गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर विधायिका की। वह अंग जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानून में संशोधन और वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली हम आगे आपको बताएंगे, है ना, विस्तृत वीडियो में। कार्यपालिका की बात करूं, वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यानी कि मंत्रीगण इसमें आते हैं कार्यपालिका में, जो कि कानून को लागू करती है। कानून बनाती कौन है? विधायिका कानून को बनाती है। आगे है यहाँ पर न्यायपालिका, जो कि न्याय से संबंधित होती है। मद्रास कॉरपोरेशन की यहाँ पर मैं बात करूं, 29 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कॉरपोरेशन
अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था कौन सी है, तो मद्रास कॉरपोरेशन है। ठीक है ना, यही है आपकी। ये चित्र भी है मद्रास कॉरपोरेशन का, जो कि सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। आगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, अब आपको यहाँ पर चीजें कुछ बताना चाहूंगा जो अक्सर हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां और तृतीयक। जिन्होंने इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र से पढ़ाई की होगी अपने बैचलर में, है ना, वो लोग जानते होंगे। यहाँ पर प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं, जो हम लोगों को पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाएं, है ना, पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाएं, वही प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वातावरण पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अन्न, सब्जियों की खेती, जंगलों की लकड़ी एकत्रित करना, खदानों में कोयला निकालना, मछली पालना, मुर्गा मुर्गी पालना यानी कि कुक्कुट पालन करना, फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी कि जो डायरेक्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाए प्रत्यक्ष रूप से, वही होता है प्राथमिक गतिविधि। ठीक है ना, जैसे खेती करना, खदान, मछली पालन, पशुपालन, ये सब कुछ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वनों को काटना भी प्राथमिक के अंतर्गत आता है। द्वितीयक गतिविधियां क्या होती हैं, ये पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, परंतु इसमें इसका रूप बदल दिया जाता है। बदलने के कारण ये द्वितीयक में हो जाती हैं। आपको यहाँ पर बताऊंगा, चित्र के साथ आपको बताऊंगा। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करते हैं ना, रूपांतरित करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर द्वितीयक क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण, पानी, बिजली, गैस आदि आवश्यक वस्तुओं के प्रदान करना सम्मिलित है। ठीक है ना, तो इतना आपने समझ लिया। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके यहाँ पर बेचा भी जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया, कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना। आटा तैयार करना क्या है, ये द्वितीयक गतिविधि है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या, मूंगफली से तेल निकालना। मूंगफली खेत में होती है इसलिए प्राथमिक होगी, जब उसका तेल निकाल लिया जाएगा तो ये द्वितीयक यानी कि उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना, है ना, आप समझ रहे होगे, चाय खेत में होती है ना, चाय की फसल होती है, रोपड़ फसल होती है, उसमें जब हम लोग चाय बना देते हैं, चाय द्वितीयक में हो जाती है, यानी कि उसको परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजों का निर्माण करते हैं, मकान में लगाते हैं, तो वो द्वितीयक में यहाँ पर बदल जाती है। उसी प्रकार कागज बनाते हैं ना, लकड़ी से कागज बनाते हैं जिस पर हम लोग लिखते हैं, तो वो भी द्वितीयक में बदल जाती है। कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं, कपास खेत में होता है, उससे सूती वस्त्र निर्माण होता है, तो द्वितीयक में बदल जाती है। अब बात करूं यहाँ पर तृतीयक गतिविधियां, वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों की सहायता प्रदान करती हैं, यानी कि ये सहायता करती है। जैसे ट्रक चालक हो गया, सब्जियों के खेत के लिए उद्यान या बाजार, बाजार भी आपके तृतीयक में ही आते हैं। शिक्षक भी तृतीयक में आता है। नाई, नर्स, है ना, अधिवक्ता, विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मोबाइल फोन, टेलीविजन, मरम्मत और सुधार का कार्य करने वाले व्यक्ति, मैकेनिक, ये सब कुछ, बिजली मिस्त्री या बिजली की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रिशियन, है ना, मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, ये सब कुछ किसमें आते हैं, तृतीयक में, जो कि सहायता प्रदान करते हैं। आगे आपको चित्र में भी बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे खेती करना, खनन करना, द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग हो गए। ठीक है ना, और आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ कुछ, जैसे मोटर वाहन कारखाना, ये किस में आएगा, ये द्वितीयक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर निर्माण की जा रही हैं चीज़ों को। वस्त्र बनाना, ये भी द्वितीयक में आएगा। वहीं औषधि कारखाना द्वितीयक में आएगा। फर्नीचर निर्माण इकाई आपकी द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएगी, यानी कि द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में आएगी। सॉफ्टवेयर तैयार करना, ये यहाँ पर ये किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर हवाई, ये तृतीयक में आ जाएंगे। रेस्तरां में सेवाएं और हवाई अड्डों पर सेवाएं। ठीक है ना, मतलब कि ये लोगों को एक सेवाएं दे रही हैं। आगे यहाँ पर है निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी कि मिलान करो। चलिए मिलान करते हैं। मिलान करके आपको बताता हूँ गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर
मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह को गर्भगृह कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ होता है, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ठीक है। मंदिर में लोग इकट्ठा होने की जगह को मंडप कहते हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक प्रकार का टीला होता है। क्या होता है? स्तूप एक प्रकार का टीला होता है। शिखर का मिलान होगा गर्भगृह के ऊपर की लंबाई के निर्माण में। आगे यहाँ पर है आपका शून्य। शून्य का मतलब जीरो, जीरो जीरो। अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई है, तब यूरोप में भी फैली, आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में? दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक थे चरक, ठीक है ना, दूसरे थे सुश्रुत। चरक द्वारा कौन सी रचना करी गई? चरक संहिता औषधि शास्त्र में उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुतता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों को यहाँ पर बताया, यानी कि दो रचनाएं हैं। एक व्यक्ति कौन है? एक चरक है जिसने चरक संहिता लिखी, दूसरा है सुश्रुत, सुश्रुत संहिता उन्होंने यहाँ पर लिखी। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई जो करीब 1400 साल पहले सत्तनार व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। आगे यहाँ पर क्या है? करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, ये तमिल शब्द है शिल्पदिकारम, की रचना इलांगो नामक कवि ने करी। किसने? इलांगो ने की। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। बड़ा बढ़िया कहानी यहाँ पर बताई गई है, इलांगो के द्वारा लिखी गई है। शिल्पदिकारम किसकी कहानी है? कोवलम और एक महिला कनगी की यहाँ पर प्रेम कहानी बताई गई है। ये जो पुरुष था, ये दूसरी महिला से प्रेम करने लगा, तो इसने इसको यहाँ पर राजा के द्वारा मृत्युदंड दिलवा दिया। मृत्युदंड हो गए तो इस कनगी ने पूरे शहर को ही विनाश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। बड़ा बढ़िया कहानी बताई गई यहाँ पर। पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियां यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। ठीक है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्र, यानी कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है ना, लेकर के कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था ये क्षेत्र। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य राजा एक हुआ पुलकेशिन द्वितीय, और उसका एक दरबारी कवि हुआ था रवि कीर्ति, जिसने उसकी प्रस्तुति लिखी थी। ठीक है ना, रवि कीर्ति की। चलिए आगे बात करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित की। हर्षवर्धन एक राजा हुआ करता था, ठीक है ना, एक ऐसा राजा था जिसने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित को लिखा था। ठीक है ना, हर्षचरित में चीनी यात्री हुएन जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। आगे रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किस मार्ग पर? रेशम मार्ग पर, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। तो रेशम का मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर सबसे पहले नियंत्रण किसने किया था? तो सबसे पहले नियंत्रण किया था कुषाणों ने। करीब 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले मध्य एशिया पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किनका? कुषाणों का था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी केंद्र हुआ करता था। ठीक है ना।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था किस जरिए? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के जरिए। आगे गांव में कौन रहा करता था? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्ला कहा जाता था। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों जो कि खेत जोतने का काम करते थे उनको उड़वार बोला जाता था। क्या? उड़वार बोला जाता था। भूमिहीन मजदूर या दास या नौकर जो हुआ करता था उसको कड़ेसियार बोला जाता था और अदिमई भी उसको बोला करते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजक हुआ करता था। ग्राम भोजक से भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्राम भोजक, ठीक है ना। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहा करते थे, ग्राम भोजक के पद पर, ठीक है ना, यानी कि आनुवांशिक था पद। ग्राम भोजक के पद आमतौर पर गांव का ये सबसे बड़ा कौन था? भूस्वामी हुआ करता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास या नौकर मजदूर काम किया करते थे। अतिरिक्त प्रभावशाली ये था, ये कभी कभी कर भी वसूला करता था, कभी कभी पुलिस का भी ये कार्य कर लिया करता था। नजराना क्या है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना एक प्रकार का क्या है? टैक्स है। टैक्स यानी कि कर है जो कि व्यक्ति स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से देता था, कोई इसमें जबरन वसूला नहीं जाता था। ठीक है, आगे आगे है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी कि तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति अपना सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर बात कही गई है। ये सभी व्यक्तियों को यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, है ना, अपनानी पड़ेगी, तभी वो एकदम शांत प्रवृत्ति से रह पाएंगे। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अन्य एग्जाम में भी, टीचिंग एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से पूछे गए हैं। तो बुद्ध ने क्या बताया? जो हमारा जीवन है ना, ये कष्टों और दुखों से भरा है। काहे के लिए दुख आते हैं, काहे के लिए कष्ट आते हैं? तो उन्होंने कारण भी बताया कि हमारी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। जितना हम लोगों को धन मिलेगा हम चाहेंगे कि और अधिक मिल जाए। अधिक अधिक के चक्कर में हमारे अंदर क्या होने लगता है? कष्ट और दुखों का यहाँ पर उत्पन्न होता है। यानी कि ये सब कुछ आता है हमारी इच्छा या लालसाओं की वजह से। ये किसने बताया है? ये बताया है बुद्ध ने, है ना, गौतम बुद्ध ने बताया है। और बुद्ध ने बताया कि हम लोग इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम यानी कि ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो, योग करो, साधना करो, तो इनसे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, बुद्ध ने कही है। चलिए यहाँ पर आगे बात करता हूँ। आगे आपको कुछ स्त्रियों के नाम यहाँ पर बताऊंगा। गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, ये स्त्री हैं 3 से 4, है ना। ये इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछ ली जाती हैं। ये विद्वान महिलाएं थी वैदिक काल के दौरान, है ना। वैदिक काल के दौरान की जो महिलाएं थी, है ना, विद्वान थी। गार्गी थी, अपाला थी, घोषा थी, मैत्रेयी थी, है ना। ये महिलाएं हैं कुछ, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नालंदा कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। शिक्षा के एक विशिष्ट केंद्र भी था नालंदा। ह्वेंत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। तो एक ह्वेंत्सांग था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने बौद्ध ग्रंथों को अपनाया या अध्ययन किया था, नालंदा आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये बंदा यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन किया करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे।
जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों के विद्वान अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर लाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। बताओ कितना कठिन यहाँ पर था। 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, 1-2 ही सही उत्तर यहाँ पर दे पाते थे। यहाँ पर मैंने बात की हुएन त्सांग की, जो कि नालंदा में पढ़ने के लिए आया था। आगे यहाँ पर मैं बात करूंगा महाजनपद की, ठीक है ना। महाजनपद काल के दौरान कर वसूला जाता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी नियुक्त करना पड़ता था, यानी कि आवश्यकता पड़ती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूला करते थे। तो नियमित रूप से कर वसूला करते थे। फसलों पर भी कर वसूला करते थे, कारीगर यानी कि श्रमिक पर भी कर वसूला करते थे, पशुपालकों पर भी कर वसूला करते थे, या जानवर के उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था, दूध दही मट्ठा, है ना। व्यापारियों को भी समान यहाँ पर कर देना पड़ता था। आखेटक संग्राहक जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं हुआ करती थी, उसको भी राजा को यहाँ पर देना पड़ता था, यानी कि सभी को यहाँ पर कर देना पड़ता था। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, अन्य टीचिंग एग्जाम DSSB, BPSC, TRE, CTET एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये लाइनें, जो मैं आपको यहाँ पर फैक्ट वाली चीजें बता रहा हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका वर्ण व्यवस्था से संबंधित। वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के दौरान क्या था, उस दौरान 4 वर्ग हुआ करते थे, सामाजिक 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आपको बताता हूँ। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार करना था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करनी थी। किन किन की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की। ठीक है ना। ये वैदिक काल का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था सामाजिक वर्ग। आगे इनाम गांव के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा हुआ है। इस जगह पर 3600 से पहले 2700 पहले यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो, तो वो भी दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। ये था यहाँ पर इनाम गांव के बारे में, जो कि बढ़िया कहानी थी। जैन क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है ना। ये जो मैं वीडियो आपको करा रहा हूं ना, ये पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो लिंक है ना, पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां पर पार्ट 1 लिख करके उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को भी यहाँ पर देख सकते हो। चैनल को अगर पहली बार आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जरूर से जरूर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे, सब कुछ त्याग देते थे। आगे यहाँ पर आपको करना क्या? सुमेल करना है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है ना। रथ जो हुआ करते थे, इनका युद्ध में प्रयोग किया जाता था। महापाषाण जो कि सजाए गए पत्थर होते हैं। दास का मतलब गुलाम, नौकर होता है। यज्ञ का प्रयोग अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी के बारे में। मुहरबंदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था।
थैले को बंद करने के बजाय उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो समझ लो कहानी, जैसे मुहरें प्राचीन काल में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जाती थी। जो इसका मुख होता था, इस पर मिट्टी, गीली जो मिट्टी होती होती थी, उसको यहाँ पर पोत दिया जाता था। अगर ये मिट्टी छूट जाए यानी कि यहाँ से हट जाए तो समझ लेना कि सामान के साथ यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। अगर मिट्टी वैसी की वैसी ही लगी है, उस पर मुहर भी मिट्टी पर लगी हुई है, तो वो समझ लेना कि सामान में कुछ भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है। आगे यहाँ पर क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। चलिए, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यहाँ पर किया गया अनुच्छेद 15 में। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतया भागता या राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक जो समागम के स्थल होते हैं वहां पर भी उपयोग कर सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, कुओं का भी उपयोग कर सकता है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो सके प्रत्येक चिकित्सकों को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए यह युक्त और उपयुक्त के रूप में हो। यहाँ पर कोस्टा रिका एक अमेरिका में पड़ता है। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है ना। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे देश में सेना नहीं रखेंगे। वे देश में क्या नहीं रखेंगे? वे देश में यहाँ पर सेना नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर सेना को नहीं रखा गया था। आगे यहाँ पर बताया गया है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह एक ऐसा व्यक्ति था पूरे इतिहास में जिसने बहुत 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 लूटा, भारत को बहुत लूटा। किसी भी शासक ने इतना नहीं लूटा था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है। 1739 में इसने दिल्ली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, विध्वंस कर दिया। उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजों ले गया, जिससे जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन भी ये ले गया था। नादिर शाह चुरा ले गया था भारत से तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को भी, ठीक है ना। तो अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर दिल्ली का वर्णन देखने को मिलता है नादिर शाह के कारण। आगे यहाँ पर है चौथ, जो कि मराठा सम्राट है ना, वहां पर ये चलता था मराठा साम्राज्य में। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भूराजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूला करते थे। 25%। सरदेश मुखी, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भूराजस्व का 9 से 10% हिस्सा। आगे यहाँ पर बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? नैनार और अलवार। नैनार किसके उपासक थे? ये शिव के उपासक थे। वहीं अलवार किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे, ठीक है। आइए आगे बात करता हूँ। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, आप्रस्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्पार, समंदर, सुंदरार और मणिकवक सागर उनके गीतों का संकलन है। तेवरम और
तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम ये नैनार संतों के यहाँ पर ये कुछ गीत बताए गए हैं। अपार समंदर संत, ये व्यक्ति आप लोग यहाँ पर इनको याद कर सकते हो क्योंकि ये नैनार संत हैं। क्या हैं? ये नैनार संत हैं। अलवार संत 12 थे, जिसमें से पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पड़ो अलवार, नम्मा अलवार, ठीक है ना। ये नाम तमिल में हैं। कैसे नाम है? कुछ कठिन यहाँ पर लिखे हैं। जैसे इसमें कुल प्रसिद्ध व्यक्ति आप लोग याद रखना। यहाँ से कथन कारण वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा गया है। ये व्यक्ति आप ऊपर वाले याद कर लेना नैनार के बारे में, और नीचे वाले ये हैं अलवार के बारे में। पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार, नमनाल अलवार, है ना। गीत दिव्य प्रबंधम, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हिसाब से। दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम किसका ग्रंथ है? तो ये अलवार संतों का ये ग्रंथ है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं जाति पर विचार विमर्श। ये जो लाइनें मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उय्या कोंडन उदयार 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा का वर्णन किया गया है। वे रथकरों यानी कि रथ बनाने वाले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? किस अभिलेख में कैसे पूछा गया था? उय्या कोंडन उदयार अभिलेख में किन व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है? राइट आंसर था वहां पर रथकर, यानी कि रथ को बनाने वालों की सामाजिक स्थिति का यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है उय्या कोंडन उदयार अभिलेख में। ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है? 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो रजिया थी, रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, किसने कहा? मिन्हाज ए सिराज ने बताया। आगे यहाँ पर मिन्हाज ए सिराज ने क्या लिखा हुआ है? उसने क्या लिखा हुआ है? खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या था? ये किसके बारे में है? ये है दोस्तों, किसके बारे में बताया गया? रजिया के विषय में मिन्हाज ए सिराज ने लिखा है। एक आगे आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाना चाहूंगा। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसी प्रकार आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का जो व्यवहार था बिल्कुल विपरीत था, उल्टा था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। खुदा की रचना उसके खाते में ब्यौरा नहीं आता, किसके बारे में कथन है? तो ये रजिया के बारे में यहाँ पर कथन है, जो कि मिन्हाज ए सिराज ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस महिला ने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया अपने अभिलेख में? तो उस रानी का नाम है रुद्रमा देवी, जो कि वारंगल क्षेत्र यानी कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ओके, आगे यहाँ पर है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर बेट्टी कर। कौन सा कर? बेट्टी कर, जो नगद की बजाय जबरन श्रम से लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूराजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर खतर से खतरनाक यहाँ पर करों को लागू किया जाता था तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर क्या करोगे? इस वीडियो को लाइक तो करोगे ही करोगे, उसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी अपने 10-15 मित्रों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब भी इस चैनल को आप लोग कर लेना अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर विजिट कर रहे हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।